Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about disengagement between India and China in Ladakh, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. इस आर्टिकल का सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, आप सबको तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में काफ़ी सारे कन्फ्रंटेशंस हुए थे, खासकर लद्दाख एरिया में. सिक्किम में भी हुए थे, लेकिन ये जो मेजर कन्फ्रंटेशंस थे वो लद्दाख एरिया में हुए थे. और इनमें से जो सबसे ब्रूटल, सबसे वायलेंट इंसिडेंट था दैट हैपेंड इन गलवान वैली वेयर 20 इंडियन सोल्जर्स वेयर मर्टर्ड. तो ये तो आपको पता ही है. एक बार वो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस देखते हैं जहाँ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हुई थी बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स. तो 5th और 6th मई के आसपास ये पैंगोंग सो लेक है जो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पड़ता है. पैंगोंग सो लेक, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुई थी और यहीं से कन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग हुई थी. फिर 9th मई को ये नकुला सेक्टर इन सिक्किम, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुई. फिर 19th मई को पैंगोंग सो लेक के आसपास, उसके अलावा ये जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर में पैंगोंग सो लेक से ऊपर यहाँ पे गलवान वैली है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हुए. और ये गलवान वैली वाला जो कन्फ्लिक्ट था दैट वाज मोस्ट ब्रूटल एंड हियर अबाउट 20 इंडियन सोल्जर्स वर मर्टर्ड. अब ये सारे डेट्स वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लो. पैंगोंग सो लेक बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है. उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कहीं है गलवान वैली और नीचे साइड में हॉट स्प्रिंग, और उससे सबसे नीचे है पैंगोंग सो लेक. तो हो सकता है कि आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ ऐसा कुछ अरेंज करने को देते आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम में. तो ये आप मैपिंग ध्यान से देख लेना. अभी करंट न्यूज़ क्या है कि जब ये तमाम कन्फ्लिक्ट्स हो गए तो दोनों ही साइड्स के बीच में टेंशन्स बढ़ गए थे बॉर्डर एरियाज़ में. उसके बाद मिनिस्टीरियल लेवल पे काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हुए. उसके अलावा मिलिट्री कमांडर लेवल पे काफ़ी सारी मीटिंग हुई दोनों साइड्स में इन ऑर्डर टू डिसएंगेज मतलब दोनों ही सोल्जर्स अब वापस से अपने पुराने पोजीशंस पे आ जाएं, स्टेटस को पे आ जाएं, जो कन्फ्रंटेशन से पहले वाला पोजीशन था, और जो हॉस्टिलिटी है बॉर्डर एरिया में उसको कम कर दिया जाए. तो कई सारी इस तरह की मीटिंग हुई. जून 6 को लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह लेड इंडियन साइड. इस तरह की कई सारी मीटिंग्स हुई. अगेन आपको ध्यान से सारी मीटिंग्स याद नहीं करनी है, इतना देखो कि मिनिस्टीरियल लेवल पे भी मीटिंग हुई. जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मेट स्टेट काउंसिलर ऑफ एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना, फिर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेट विद स्टेट काउंसिल एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना. तो इस तरीके से कई सारी मीटिंग के बाद ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड दिस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज़ नाउ बीन एक्चुअली गेटिंग इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड. तो प्रोसेस, ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था, इसमें हमने बेसिक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया कि कैसे हम इस कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करेंगे, और इसका अब इम्प्लीमेंटेशन पैंगोंग सो लेक एरिया से स्टार्ट हो चुका है. तो मतलब इस एरिया से दोनों साइड्स के सोल्जर्स वापस से पीछे हट रहे हैं. एक बार वापस से पैंगोंग सो लेक के बारे में समझ लेते हैं. इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे कहीं देखो पैंगोंग सो लेक है, ये सलाइन लेक है. ये ज़्यादातर इसका जो वाटर है वो सॉल्टी है, और सियोक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है. देखिए, सियोक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. नीचे से कहीं से इंडस रिवर आती है और ये सियोक रिवर उसको जाकर के राइट हैंड साइड से जाकर के इस इंडस को मिलती है. सो सियोक इज अ राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. और एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं 8 माउंटेन्स. यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 8 माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 ऐसे करके सीरीज ऑफ 8 माउंटेन्स हैं. दे आर नोन एज 8 फिंगर्स. ये 8 फिंगर जो हैं बिल्कुल ये पैंगोंग से लेक के ऊपर हैं. इस तरह से 8 फिंगर्स हैं एंड दीज 8 फिंगर्स आर एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज. तो जैसे काराकोरम माउंटेन रेंज हो, जैसे हमारे हाथ के लिम्स हैं, आप लिम्स को मान लो कि काराकोरम माउंटेन है, और जो हमारे फिंगर्स हैं वो ये 8 फिंगर हैं. तो काराकोरम माउंटेन के माने जाते हैं इस तरीके से. यहाँ से कहीं से पूरा का काराकोरम माउंटेन है और यहाँ आकर के वो ख़त्म होता है विथ 8 फिंगर्स, और ये है वो 8 फिंगर. और ये जो 8 फिंगर वाला एरिया है, 8 फिंगर एरिया है जस्ट अबव पैंगोंग सो लेक. इसको लेकर के काफ़ी सारा मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ था इस साल.
जो पैंगोंग त्सो लेक एरिया में हुआ था। देखिए ये आठों के आठों जो फिंगर्स हैं दैट इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया का क्लेम करना है कि हमारी टेरिटरी है। इनफैक्ट ध्यान से समझिए, इंडिया का तो ये क्लेम करना है कि सारी की सारी टेरिटरी हमारी है यहाँ तक, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान रखा है एज ग्राउंड फॉर मेंटेनिंग आवर आर्म पोजीशंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फ्यूचर में नेगोशिएशन से हम ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे। ये इंडिया का स्टैंड है। लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साइड में ही आता है, इंडिया का ऐसा मानना है, ये 8 फिंगर्स। वैसे तो ये पूरा एरिया हमारा है, लेकिन ये जो 8 फिंगर है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडियन साइड के पास आता है। दैट मीन्स अभी के लिए भी इन द ट्रांजिशन फेज ऑल्सो दिस 8 फिंगर माउंटेन्स बिलोंग्स टू इंडिया, ऐसा इंडिया का मानना है। लेकिन फिजिकली इंडिया का कंट्रोल सारे 8 माउंटेन्स पे नहीं है, 8 माउंटेन फिंगर्स पे नहीं है। इंडिया का फिजिकल कंट्रोल खाली 4 के आसपास फिंगर्स पे था, जबकि बाकी सारों पे चाइना का फोर्सफुल कंट्रोल था। और इस एरिया को लेकर के सबसे मेजर कन्फ्लिक्ट हुई है इस साल। पैंगोंग त्सो लेक के जस्ट ऊपर ये 8 फिंगर्स जो हैं वो काराकोरम रेंज के। अब देखिए डिसएंगेजमेंट प्लान फाइनल हो चुका है कि कैसे हम डिसएंगेज होंगे, अपने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाएंगे। और ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है इट हैज़ नाउ स्टार्टेड फ्रॉम पैंगोंग त्सो लेक एरिया। ये पैंगोंग त्सो लेक एरिया से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो डिटेल प्लान है उसको एक एक करके देखते हैं। चाइनीज़ साइड वुड कीप इटसेल्फ प्रेजेंट इन द ईस्ट ऑफ फिंगर 8, यानी कि जो 8वां फिंगर है, जो एक्सट्रीम वाला फिंगर है, ईस्टर्न साइड का फिंगर है, उससे और ईस्टर्न साइड में यहाँ तक चाइनीज़ सोल्जर्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो आगे नहीं घुसेंगे। ये 8 फिंगर्स में चाइनीज़ सोल्जर्स नहीं घुसेंगे। जबकि इंडिया को भी कहा गया है कि आप अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको ये 3 फिंगर से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा 8 से लेकर के 3 फिंगर तक वाला, दिस विल बी नो मैंस लैंड फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स दोनों ही साइड्स ने बनाए हैं, छोटी मोटी छावनी वगैरह जो भी बनाई होंगी, उन सबको हटा लिया जाएगा। और उसके अलावा जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं जैसे व्हीकल्स का मूवमेंट, पेट्रोलिंग या जो सोल्जर्स का होता है परेड, वो सब इसको हाल फिलहाल के लिए इस एरिया में रोक दिया जाएगा। देयर विल बी टेम्पोररी मोरेटोरियम। फ्यूचर में फिर ये सब एक्टिविटी चालू की जा सकती हैं, बट ओनली आफ्टर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द 2 साइड्स। तो ये है मोटा मोटा डिटेल्स ऑफ डिसएंगेजमेंट प्लान। ये भी एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू मग अप। एग्ज़ाम के लिए अभी तक जो मैंने बात बताई है वो बस ये मैपिंग है। 8 फिंगर्स, एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रेंज, पैंगोंग त्सो लेक से सियोक रिवर ओरिजिनेट होती है एंड मीटिंग इंडस फ्रॉम राइट हैंड साइड। यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन कॉन्टेक्स्ट विथ राजनाथ सिंह से स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए बताया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये उसके डिटेल्स हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट विल सब्सटेंशियली रीस्टोर द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द स्टैंड ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो भी हमारी झड़प हुई उसके पहले इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के जो पोजीशंस थे मोर और लेस इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद वही पोजीशन हम लोग वापस से अचीव करेंगे, यानी कि स्टेटस को आ जाएगा लास्ट ईयर जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उसके बाद। अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब हम देखेंगे। मेंस एग्जाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपना स्पीच दिया उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट स्ट्रैटेजीज हैव बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन। पिछले साल चाइनीज़ ने काफ़ी सारी एग्रेशन दिखाई अगेंस्ट इंडिया ऑन द बॉर्डर्स, और इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही थी, क्या काउंटर अटैक की स्ट्रैटेजी रही थी वो देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड 4 pronged स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजीज इंडिया ने एक साथ अपनाई। पहला तो डायरेक्ट इंगेजमेंट, जब चाइनीज़ सोल्जर्स ने एग्रेशन दिखाया तो हमारे सोल्जर्स ने भी उतना ही मुंहतोड़ जवाब दिया, दैट वाज डायरेक्ट इंगेजमेंट। दूसरा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिल्डअप, हमने बाकी फिर जो बॉर्डर एरियाज़ में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना शुरू किया, मिलिट्री प्रेजेंस को और बढ़ाना शुरू किया, चाइना को बताने के लिए कि अगर नौबत लड़ाई तक आई तो हम भी लड़ेंगे। दैट वाज द सेकेंड स्टेप। पहला तो हमने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया, दूसरा हमने अपना बिल्डअप, अपना रैंप अप करना शुरू किया अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बॉर्डर एरिया में। तीसरा
दूसरा, हमने इकोनॉमिक मेजर्स अपनाए, हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना शुरू किया, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इनडायरेक्ट तरीके से बॉयकॉट करना शुरू किया जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर के आए, और वोकल फॉर लोकल, ये सब चीज़ों में चाइनीज़ प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हुआ। और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को इंडिया एग्रेसिवली एक्सप्लोर करने लगा अगेंस्ट चाइना। क्वाड ग्रुप की बार बार मीटिंग बुलाई गई, उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज की गई, और चाइना को एक तरीके से इस एरिया में आइसोलेट करने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी सारी टेंशन्स बढ़ गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मालाबार ग्रुप में बुलाया गया नेवल एक्सरसाइज के लिए। तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपने आप को आइसोलेट, चाइना अपने आप को आइसोलेटेड पाने लगा इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में। तो इन सब तरीक़ों से 4 अलग अलग अप्रोच अपनाए इंडिया ने, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है, चाइना को कंट्रोल में लाने के लिए, चाइना को उसकी औकात बताने के लिए। अदरवाइज चाइना वाज बीइंग वेरी वेरी अग्रेसिव लास्ट ईयर। और ये तो आप 4 पॉइंट एज इट इज़ याद कर लेना, ये आप एग्जाम में मेंस में एज इट इज़ लिख के आएंगे कि अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इंडिया अडॉप्टेड 4 pronged स्ट्रेटजी। उसके अलावा आप श्याम सरन साहब को कोट कर सकते हैं। श्याम सरन साहब इज़ अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं फ्रॉम 2004 to 6। ही इज़ अ रिटायर्ड IFS ऑफिसर, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बीजिंग हैड बॉक्स्ड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, अंडर एस्टिमेटेड इंडियन रिजॉल्व एंड वाज लुकिंग फॉर ए वे टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना ने इंडिया के खिलाफ एग्रेसिवनेस दिखाया, उसने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इंडिया इतना रिजॉल्व तरीके से, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और अलग अलग तरीके से चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। और अब जब इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना दिया इंडिया ने चाइना के ऊपर, चाइना बिल्कुल पूरी तरह से कॉर्नर्ड हो गया। ऑस्ट्रेलिया से भी दुश्मनी हो गई, जापान और US से तो थी ही थी, और यूरोपियन यूनियन से भी कन्फ्रंटेशन चालू हो गई। यूरोपियन यूनियन ने उसके 5G सर्विसेज बैन कर दिए। तो इतने सारे कन्फ्रंटेशन के बाद चाइना को एक बार के लिए समझ आ गया कि इंडिया से जो उसने पंगे लिए हैं, दैट वाज वे टू हार्ड, और इट पंच्ड वे टू अबव इट्स वेट। और उसके बाद से चाइना इज़ लुकिंग फॉर ए ग्रेसफुल एग्जिट, और ये जो डिसएंगेजमेंट प्लान है, दैट इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन ओनली। इट इज़ अ वे टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ। जो गलती की उसमें फंस गए और अब वो वापस से उससे निकलना चाहते हैं। बट ओवरऑल दिस एपिसोड हैज़ proven this that India is capable of giving a strong reply to China in case of its aggressiveness against India. The next article is taken from international segment. It is about Israel seeking India's support. This topic is again important from our syllabus, paper 3 international relations point of view. सो देखिए, इजराइल पैलेस्टीन की कन्फ्लिक्ट तो हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट एशिया के इशूज़ हम कई दफ़ा देख चुके हैं। वहाँ मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया के अंदर 2 ही मेन फॉल्ट लाइन है, 2 ही मेन कन्फ्लिक्ट हैं। एक तो सिया सुन्नी वाला कन्फ्लिक्ट, और दैट मेनली रिजल्ट्स इनटू कन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान, वेयर ईरान रिप्रेजेंट्स सिया ग्रुप एंड सऊदी अरबिया रिप्रेजेंट्स सुन्नी ग्रुप। और दूसरा मेजर कन्फ्लिक्ट है वो है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट में कैसा है कि देयर आर सम पैलेस्टीनियन people, Palestinian community who are Arab speaking Islamic people settled in this area, West Bank and Gaza Strip area. While इन दोनों के बीच में जो ये कंट्री है इज़राइल इज़ अ जूस स्टेट, ये यहाँ पे जूस लोग रहते हैं, जूई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और इन दोनों के बीच में काफ़ी कट्टर दुश्मनी रहती है। इस पैलेस्तीन जो जिसका छोटी सी टेरिटरी यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और इस साइड में वेस्ट बैंक, और इज़राइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी रहती है। इज़राइल पैलेस्तीन की कन्फ्लिक्ट को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 में 2020। उसको जाकर के आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैलेस्तीन जो अरब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको सपोर्ट मिला हुआ है सऊदी अरबिया को और बाकी सारे अरब कंट्रीज़ का, जैसे UAE, मोरक्को, सारे अरबिक कंट्रीज़ का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। जबकि इजराइल अकेला US के सपोर्ट से या अपनी खुद की कैपेबिलिटी से भी इस पूरे एरिया में अपनी सोवरेनिटी बचाए हुए है। इसकी ये जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज़ रूटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दिस कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1948 व्हेन इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस। आई जस्ट होप कि यू ऑल नो दीज थिंग्स। अगर नहीं तो आप ये 21 मई वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस जाकर देख सकते हैं। देन कम बैक टू दिस, यू विल रियलाइज दैट द 2 मेजर कम्युनिटी इन हॉस्टिलिटी इन दिस एरिया इज द जूइश कम्युनिटी ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस, दैट इज अरब स्पीकिंग इस्लामिक पीपल ऑफ दिस एरिया, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप. So as I said, the baseline is that a sectarian conflict, a communal conflict keeps on going between these two communities, Jewish state and the Islamic
इंसर्जेंट ग्रुप्स, और दोनों ही साइड एक दूसरे पे मौका मिलते ही अटैक कर देता है। देखिए वैसे तो पैलेस्टीनियंस एक सिविलियन पॉपुलेशन है, लेकिन होता क्या है कि इजराइल की आर्मी धीरे 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 इस एरिया से और ज़्यादा लैंड कैप्चर करते जा रही है, और यहाँ के जो लोग हैं वेस्ट बैंक में रहने वाले जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस करती है, ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल मीडिया में। तो कम से कम ऐसे ही रिपोर्ट आते हैं। कहा जाता है कि इजरायली आर्मी जो इस एरिया को फोर्सफुल तरीके से एक्वायर कर रही है और वहाँ पे वो जूस लोगों को सेटल करा रही है ताकि पैलेस्टीनियन लोगों के लिए लैंड और धीरे धीरे कम होता जाए। तो ये सब इशूज़ हैं, और उसके जवाब में फिर पैलेस्टीनियंस में से कुछ एक पैलेस्टीनियंस ने इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप बना लिया जिसका नाम है हमास, और वो इस पे अटैक कर देता है कभी कभार इजरायली आर्मी पे, कभी बम मार के भाग जाता है, कभी कुछ टेररिस्ट अटैक कर देता है। फिर इजरायली आर्मी जो है वो और स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। तो इस तरीके के एक्शंस चलते रहते हैं, जिस कारण से इस एरिया में रहने वाले जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ता है। इट इज़ सेड दैट दे आर ऑफन सब्जेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ऐसा आपको नहीं लिखना है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसे कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो पैलेस्तीन को कंपेयर करते हैं कश्मीर से, और इजराइल को कंपेयर करते हैं इंडिया से। वो कहते हैं कि इजराइल वैसे ही फ़लस्तीन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है जैसे इंडिया ने कश्मीर को कैप्चर कर रखा है। ऐसा लोगों का, जो ऐसे वेस्टर्न माइंडसेट वाले लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं इंडिया को, वो ऐसा कहते हैं, इंडिया के क्रिटिक्स हैं वो ऐसा कहते हैं। आपको ऑफ कोर्स ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिखना है। आई जस्ट ड्रू दिस कंपैरिजन जस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो मुद्दा ये है कि ये जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इजराइल पे तो फिर इजराइल को एक्शन लेना पड़ता है, और इस चक्कर में फिर कई सारे लोगों का बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है इस पैलेस्टीनियन एरिया में, वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में। और यही कारण है कि 2015 में जब पैलेस्तीन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप ले ली बाय साइनिंग रोम स्टैट्यूट, तो उसके बाद उसने इजराइल के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इजराइल की आर्मी बार बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है वेस्ट बैंक एरिया में। ऐसा केस रजिस्टर कर दिया इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, एंड देन वी विल कम टू दिस टॉपिक अगेन। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्टिकुलर सरकार, उसने अगर कोई इंटरनेशनल क्राइम किया, इंटरनेशनल क्राइम जैसे कि वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जीनोसाइड्स, मतलब ऑल दोज क्राइम्स दैट आर मेंशन्ड इन जिनेवा कन्वेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर वो सारे क्राइम्स किए हैं तो फिर उन सरकार के खिलाफ या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या उस इंडिविजुअल के खिलाफ केस चलाया जा सकता है, और केस चला करके उसके खिलाफ कुछ सज़ा भी सुनाई जा सकती है। अब वो बात अलग है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का, लेकिन कम से कम वो अपने हिसाब से ये तो बता ही सकता है कि ये इंसान गिल्टी है, इसने ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। देखिए वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशंस है नहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यूनाइटेड नेशन से, यही कारण है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का पावर नहीं, इसके पास ना अपनी खुद की फोर्स है ना इसको यूएन से सपोर्ट मिला हुआ है। बट फिर भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ कम से कम केस तो रजिस्टर किया जा सकता है फॉर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ पास किया गया था, रोम स्टैच्यूट, और रोम स्टैच्यूट को जो कंट्री साइन कर देती है दे बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसके हिसाब से फिर उनको पावर मिल जाता है कि इस कोर्ट में वो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ केस रजिस्टर कर सकें। और इसका हेडक्वार्टर है हेग इन द नीदरलैंड्स, और अभी तक 123 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जबकि 2015 में पैलेस्तीन ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अब करंट इशू पे वापस आते हैं। पैलेस्तीन साइंड रोम स्टैट्यूट एंड बिकेम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 2015। और फिर जैसे इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप ली, उसने इजराइल के खिलाफ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस रजिस्टर कर दिया कि इजराइल जो है हमारी टेरिटरी, पैलेस्टीनियन टेरिटरी में लगातार अटैक करता रहता है उसकी आर्मी, और वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते रहते हैं। लेकिन फिर ये केस तो 2015 में रजिस्टर हुआ था, लेकिन फाइनली आफ्टर 6 ईयर्स ऑन 5 फरवरी 2021, यानी कि इसी महीने लगभग एक वीक पहले आईसीसी का इस केस पे वर्डिक्ट आया। और आईसीसी का जो वर्डिक्ट आया है दैट इज़ अगेंस्ट इजराइल। उसमें उन्होंने माना है कि इजराइल इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी। पैलेस्तीन की टेरिटरी में ये बार बार वॉर क्राइम करते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते रहते हैं, खासकर इजरायली आर्मी।
अब देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईसीसी के वर्डिक्ट से कोई खास डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा इसराइल के ऊपर या उसके किसी भी लीडर के ऊपर, क्योंकि आईसीसी के पास कोई पावर ही नहीं है अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराने का। बट फिर भी किसी भी कंट्री की इमेज टार्निश होती है जब इस तरह का वर्डिक्ट आता है आईसीसी के अंदर। तो अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जब ये डिसीजन आया 5 फरवरी 2021 को, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने पहले तो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पैलेस्तीन तो कोई सोवरेन कंट्री है ही नहीं, इट्स नॉट ए कंट्री एट ऑल। इतना तो आपको पता होगा कि पैलेस्तीन को दुनिया के कई सारे कंट्री एक कंट्री की तरह मानते ही नहीं है, एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री की तरह मानते ही नहीं है, इंक्लूडिंग इजराइल। इजराइल तो कभी नहीं मानेगा पैलेस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री। और जब ये बोलता है कि जब इजराइल पैलेस्तीन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री है ही नहीं, तो पैलेस्तीन की टेरिटरी नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में वेग कॉन्सेप्ट है। जब वो कोई कंट्री नहीं तो उसकी टेरिटरी कैसे हो सकती है? सो पैलेस्टीनियंस डू नॉट हैव अ टेरिटरी एंड दैट इज़ वाई वी से कि देयर कैन नॉट बी एनी अटैक ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरी। पहली बात तो ये है कि जब कोई पैलेस्तीन कंट्री नहीं तो पैलेस्तीन की टेरिटरी नहीं, और जब टेरिटरी नहीं तो उस टेरिटरी में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकता। ऐसा पहला काउंटर आर्गूमेंट दिया बेंजामिन नेतान्याहू ने। दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, वैसे भी तो इजराइल इज़ नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैट्यूट। ये देखो, इजराइल इज़ ऑल्सो नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैट्यूट। यहाँ पे आप वैसे तो काफ़ी छोटा कंट्री इजराइल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इजराइल इज ऑल्सो नॉट सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैट्यूट, और इस कारण से आईसीसी का कोई भी ज्यूरिडिक्शन इजराइल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बावजूद भी बेंजामिन नेतान्याहू ने दुनिया भर के जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनसे सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया अगेंस्ट आईसीसी जजमेंट, ताकि इजराइल की इमेज बची रहे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने फिर एक लेटर लिखा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और यही रिपोर्ट इस न्यूज़पेपर में आई है, इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पे इन्होंने लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को, रेफरिंग हिम लाइक डियर फ्रेंड मोदी। और उसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल सीक्स योर सपोर्ट ऑन दिस आईसीसी मैटर। और इस लेटर में उन्होंने पैलेस्तीन को कंपेयर किया है कश्मीर से, कि देखो जैसे कश्मीर के अंदर कुछ एक टेररिस्ट लोग जो हैं वो पूरे इंडिया में टेररिज्म फैलाते रहते हैं, वैसे ही पैलेस्तीन के अंदर कुछ एक टेररिस्ट हैं जो इजराइल में टेररिज्म फैलाते हैं। फिर हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ता है, और फिर ये आईसीसी जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमें कंडेम करते हैं विथ वेस्टेड मोटिव। तो फिर इस लेटर के मदद से बेंजामिन नेतान्याहू ने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई आप आईसीसी के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करो कि ये जो जजमेंट है ये अनफेयर है एंड इट इज़ विथ वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ इजराइल। लेकिन देखो हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी जी ने तो कोई फॉर्मली रिप्लाई किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी को लेटर आया लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कोई रिप्लाई नहीं किया, जबकि एक दूसरा फॉर्मल रिप्लाई गया है भारत सरकार की तरफ से। तो मतलब पर्सनल कोई रिप्लाई नहीं गया, लेकिन भारत सरकार ने एक रिप्लाई ज़रूर किया बेंजामिन नेतान्याहू को। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकला है कि सिंस इंडिया फॉर्मली नॉट ए मेंबर ऑफ रोम स्टैट्यूट एंड हेंस इट डज नॉट वांट टू मेक अ कमेंट ऑन दिस आईसीसी's डिसीजन। एक तरीके से हमने कह दिया कि भाई देखो, हम खुद भी सिग्नेटरी नहीं है तो इस पर हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंडिया ने अपना हाथ चुरा लिया है, इस मुद्दे पे हमसे ना बुलवाओ, ऐसा इंडिया ने कहा है, लेकिन काफ़ी फॉर्मल तरीके से शुगर कोटिंग करके कि हम भाई इसके मेंबर नहीं है तो हमें फोर्स मत करो बोलने के लिए। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है वो ज़रा समझते हैं। व्हाट आर द इश्यूज़ फॉर इंडिया? दिक्कत ये है कि इजराइल हमारा एक मेजर अलाई है। आज के टाइम में इजराइल पे हम बहुत सारे तरीक़ों से उस पर डिपेंड करते हैं, और इस कारण से हम इजराइल को पूरी तरह से डिसइंचेंट भी नहीं कर सकते, दुखी भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ और भी प्रॉब्लम, अगर इजराइल की हम यहाँ बात मान लेते हैं अगेंस्ट पैलेस्टीन तो और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो पहले ज़रा समझते हैं कि इजराइल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो, इंडिया और इजराइल काफ़ी मैटर्स में कोऑपरेट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ देखते हैं जहाँ पर इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। पहला है टेररिज्म को लेकर के। तो देखो, इस्लामिक टेररिज्म से दोनों ही कंट्री थ्रेट में, दे आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, परमानेंट थ्रेट फेस करते हैं दोनों कंट्री फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म। इजराइल के आसपास भी ये जो हमास का ग्रुप है ये इस्लामिक टेररिज्म का ही रिप्रेजेंटेशन है जो इजराइल के अंदर बार बार अटैक करता रहता है। इंडिया के अंदर भी आपको पता है इस्लामिक टेररिज्म का हमेशा ही थ्रेट बना रहता है। दैट इज़ वाई बोथ कंट्रीज आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इन ऑर्डर टू काउंटर इस्लामिक टेररिज्म। उसके अलावा इजराइल इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ओनली आफ्टर रसिया। तो 2015 से 19 तक का अगर ओवरऑल डिफेंस सप्लाई देखा जाए तो रसिया इज आवर लार्जेस्ट सप्लायर, उसके बाद इजराइल, थर्ड पे फ्रांस और चौथे नंबर पे है द यूएस।
उसके अलावा इसराइल इज़ वेरी एडवांस्ड इन वाटर यूज एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ हेल्पिंग इंडिया इन सच वाटर यूज एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। हाल फिलहाल में इसी साल 2020 में, पिछले साल, इंडिया और इसराइल ने एक 3 साल का अग्रीमेंट साइन किया है। दिस अग्रीमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2020 टू 2023 वेयर इसराइल विल हेल्प इंडिया इन वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर आप इसराइल को देखिए तो इसराइल पूरी तरह से एक बंजर देश है, एक रेगिस्तान है। यहाँ पे नेचुरल तरीके से पानी बहुत कम होता है, यहाँ की सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है, बट फिर भी इसराइल काफ़ी हेल्दी तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करता है, अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर लेता है बिकॉज ऑफ इट्स डेवलप्ड वाटर यूज एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। और इंडिया की भी के अंदर वाटर शॉर्टेज है और इस कारण से इंडिया इज़ ट्राइंग टू लिवरेज अपॉन द नॉलेज ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ इसराइल। अब दिक्कत क्या है, जब इसराइल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो इसराइल के सपोर्ट में हमें स्टैंड ले लेना चाहिए था, लेकिन इसराइल के सपोर्ट में स्टैंड लेने का मतलब है, प्रो इसराइल स्टैंड लेने का मतलब है कि हम एंटी अरब हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि वेस्ट एशिया में जो मेजर कन्फ्लिक्ट है इसराइल वर्सेस अरब कंट्रीज़, और इतने सारे अरब कंट्रीज़ हैं और ये सारे अरब कंट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, ये सबसे हम लोग क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन लोग यहाँ जाकर के काम करते हैं तो रेमिटेंस अर्निंग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे वेस्ट एशिया के कंट्रीज़, अरबिक कंट्रीज। और ये कारण है कि हम अरब कंट्रीज़ को भी दुखी नहीं करना चाहते, हम सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर जैसे कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं। और इसी कारण से इंडिया ने इस बार इसराइल के डायरेक्ट सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इंडिया ने काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे दिया कि देखो हम भी मेंबर नहीं हैं तो डोंट फोर्स अस टू मेक अ स्टैंड ऑन दिस मैटर। इस तरीके से इंडिया ने एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की है, लेकिन आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी एक मॉडल है दैट एम्प्लॉयज मैक्सिमम रीयूज एंड रीसाइकलिंग मेथड्स एंड मिनिमाइज वेस्टेजेज। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आवर इंडस्ट्रीज एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज। इस फिगर की मदद से समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी को समझने से पहले लीनियर इकोनॉमी समझिए। देखिए, लीनियर इकोनॉमी में होता क्या है कि आपने रॉ मटेरियल डाला इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल डाल करके आपने प्रोडक्शन किया, उसका हमने इस्तेमाल किया और फिर जो वेस्ट बच गया उसको हमने डाल दिया, डंप कर दिया कूड़े में। तो इस लीनियर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। उससे बेहतर होती है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है रीयूज इकोनॉमी, जिसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोडक्शन में यूज करते हैं, कुछ एक उसका प्रोडक्ट हम निकाल करके रीयूज कर देते हैं या रिसाइकल कर लेते हैं, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। और कुछ एक प्रोडक्ट जो हम वापस रिसाइकल नहीं करते तो उसको डंप कर देते हैं, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं रीयूज इकोनॉमी। सो रीयूज इकोनॉमी स्लाइटली बेटर, मोर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लीनियर इकोनॉमी। लेकिन अगर इस रिसाइकलिंग प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाया जाए और वेस्टेजेस को लगभग ख़त्म कर दिया जाए, नॉन रिसाइकलेबल वेस्टेज को लगभग ख़त्म कर दिया जाए, तो इट बिकम्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्शन किया, यूज़ किया, रिसाइकल किया। मतलब जैसे आप एग्जांपल की मदद समझिए, आपके घर में जो टैंक में पानी भरा हुआ है, आपके वाटर टैंक में जो पानी भरा है, उस पानी से आपने तमाम काम किए, किचन यूटेंसिल्स धोए, उसको अपने बाथरूम में इस्तेमाल किया, जो भी किया, वापस से आप उसी पानी को अगर आप किसी तरीके से पूरी तरह से रिसाइकल करके वापस से टैंक में भर देते तो आपको नया पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होगा सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल कि कोई भी पानी, अब नया पानी का जरूरत ही नहीं है, दैट विल बी रिसाइकल्ड ऑन डेली बेसिस, उसमें वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगा, दैट विल बी मोस्ट efficient way that will produce least wastages and that will employ maximum reuse and recycle। अभी करंट न्यूज़ काफ़ी सिंपल है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन कंडक्ट कराया था। ये इंडिया की अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये हैकाथन कराया गया। तो पहला सवाल तो आपसे पीटी में यही पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली ए सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑप्शन दे सकता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। इस हैकाथन में कराया क्या गया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको बुलाया गया है और उन सबसे बोला गया कि आप अपने आइडिया सजेस्ट करो जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसाइकल हो, मिनिमम वेस्टेज हो, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी बना सकें। आपसे सर्कुलर इकोनॉमी पे भी सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके का। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from Assam segment. It is about vote on account bill. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economics point of view. So देखिए, सबसे पहले समझते हैं वोट ऑन अकाउंट होता क्या है। देखिए, जब भी किसी भी सरकार का वक्त लगभग ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन आने वाला होता है, उस साल वो सरकार फुल बजट नहीं लेकर के आती है। इट जस्ट ब्रिंग्स वोट ऑन अकाउंट। मतलब जैसे आप असम का भी का एग्जांपल ले लीजिए, अभी 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, अप्रैल में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अगली बार जो भी सरकार चुन के आएगी वो पूरे साल के लिए बजट बनाएगी, फुल बजट बनाएगी। लेकिन ये जो 2 महीने हैं फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का, इन 2 महीनों का खर्चा कैसे चलेगा, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। उस पैसों के लिए एक समझो तो एक इंटरिम बजट बनाया जाता है, टेम्पोररी बजट बनाया जाता है, इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। और ये वोट ऑन अकाउंट की मदद से लगभग 2 महीने का पैसा निकाल लिया जाता है अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ताकि खर्चा चलाया जा सके 2 महीने तक। इलेक्शन के बाद जो भी सरकार जीत के आएगी वो पूरे साल के लिए फुल बजट लेकर के आएगी। तो मुद्दा ये है कि असम का अगले महीने जो मार्च में हर स्टेट का बजट आता है, असम का इस बार बजट नहीं आएगा। असम का बजट इलेक्शन के बाद आएगा, जो अगली सरकार आएगी वो बजट लेकर के आएगी। अभी असम सरकार ने वोट ऑन अकाउंट रखा है, यही न्यूज़ है। देखिए, होता क्या है कि इन वोट ऑन अकाउंट द गवर्नमेंट लीव्स टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट फुल बजट, एंड वोट ऑन अकाउंट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 116 दैट अलाउज वोट ऑन अकाउंट इन द पार्लियामेंट। एग्जाम्पल की मदद से समझिए, जैसे 2019 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था, तो 1 फरवरी को जो बजट रखा अरुण जेटली जी ने, वो इंटरिम बजट था या वोट ऑन अकाउंट था, मतलब तत्कालीन, टेम्पोररी, 2 महीने का पैसा निकाला बस। जब वापस से जीत करके आए बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वापस से जीत करके आई इलेक्शन के बाद मई 2019 में, तो उसके बाद जून में जब बजट रखा गया, दैट वाज फुल बजट। वो निर्मला सीतारमण जी जो दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्टर बन गई थी जीतने के बाद, तो उन्होंने फिर फुल बजट रखा। पहली बार जो अरुण जेटली साहब ने 2019 में बजट रखा था, दैट वाज जस्ट वोट ऑन अकाउंट। और करंट न्यूज़ भी कुछ ऐसा ही है। आसाम के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इसी कारण से हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने वोट ऑन अकाउंट बिल रखने वाले हैं वो कल आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। और ये वोट ऑन अकाउंट बिल जब पास हो जाएगा तो आसाम सरकार को आगे के 2 महीनों का सरकार चलाने का खर्चे का पैसा मिल जाएगा, और जो अगली सरकार आएगी दैट विल प्रेजेंट फुल बजट। ये जो कल सेशन होने वाला है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली का 13 फरवरी को, दैट विल बी इट्स लास्ट मीटिंग बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इलेक्शन। तो कल लेजिस्लेटिव असेंबली रद्द हो जाएगी क्या और डिसॉल्व हो जाएगी आसाम की, और उसके बाद मिड अप्रैल में इलेक्शंस होंगे एंड न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली विल कम। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 402 to 404. Topic number 402 is about Asia's largest dry market. Jagi Road in Assam is Asia's largest dry fish market and it is located in Mayong subdivision in Morigaon district of Assam. Please attempt this question based on topic number 402. Topic number 403 is about Guwahati University. It was established in 1948 and Krishnakath Hontik was the first vice chancellor of Guwahati University. Please attempt this question based on topic number 403. Topic number 404 is about constituencies in Assam. So Lok Sabha has 14 constituencies in Assam. Rajya Sabha has 7 seats from Assam, while there are 126 legislative assembly constituency in Assam. Please attempt this question based on topic number 404. This is the answer of question number 399 to 401 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about Warren Hastings? He was the first Governor General of Bengal, absolutely correct, and he was first and the only Governor General to be impeached. This is also correct. So the correct answer will be option C, both. That's all from our side for today. Thanks for watching.